अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल। होपफुली आपके रोज़े रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। दुनिया में जो सूरत हाल है उस पर सभी को तशवीश है। हर शख्स किसी न किसी तरह अफेक्ट हो रहा है। मतलब बहुत से लोग हमारे यहाँ तो बसते हैं जिनके बहन भाई, जिनके रिश्तेदार खलीजी ममालिक में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, टूरिज़म है हमारा, फिर लोगों के कारोबार हैं, फिर जो ईरान की सूरत हाल है उस पर भी सबको तशवीश है। सो लिटरली एक ग्लोबल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार करती जा रही है ये जंग, एंड वी आर ऑल बीइंग अफेक्टेड बाय इट। अब सवाल ये भी है कि अब चौथा रोज़ आज है जंग को, लेकिन जंग के ख़त्म होने के आसार कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों को आज चौथा दिन हो गया है। जंग के शोले खलीजी ममालिक तक मुसलसल फैल ही रहे हैं। ईरान भी मुज़ाहमत कर रहा है, वो भी पीछे नहीं हट रहा। माली नुकसानात के अलावा इसराइलियों के साथ ख़ुद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों की भी इत्तलात आ रही हैं। तशवीशनाक बात यह है कि जंग फौरी तौर पर ख़त्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 787 हो गई है। हर गुजरता दिन बता रहा है कि अमरीका के पास ईरान पर हमले का कोई जवाब था और ना ही कोई और वजह। खुद अमरीकी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के पास जंग जल्द ख़त्म करने का कोई प्लान ही सिरे से मौजूद नहीं। और जहां तक रिजीम चेंज का हदफ हासिल करना था आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद, क्या वो हदफ हासिल हो गया? नहीं। क्या वो हदफ हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी फिल वक्त नहीं। सो इसका आखिर क्या है, ये भी एक अहम सवाल है। ट्रंप और इनके वज़रा की जानिब से जंग शुरू करने की वजाहतें लिटरली इट्स मोर देन ए सटायर, बहुत मज़े का खेज़ है। ईरान ऐसे मिसाइल हासिल कर सकता था जो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। जब साथ ही पेंटागन ने यह बता दिया कांग्रेस को कि कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि ईरान अमेरिका पे हमला करने वाला था, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था तो जवाबन ईरान ने हम पे हमला करना था, इसलिए जवाबन वो हमला करते हैं, हमने उन पे पहले हमला कर दिया। लिटरली इस तरह की बातें हो रही हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. For almost 47 years, this regime has been attacking the United States and killing Americans. Every time you see someone with missing arms and legs or a face that's been absolutely shattered violently, it was almost certainly caused by an Iran roadside bomb. They were put there by General Soleimani, who was the father of the roadside bomb. Very proudly, he thought, but I terminated him in my first term. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. सो न्यूक्लियर आर्म से अब कन्वेंशनल वेपन्स तक भी बात आ गई और बड़ी जल्दी आ गई, और किसी को पता नहीं खबर हुई या नहीं हुई, लेकिन ये कन्वेंशनल वेपन्स से लेकर और उसके बाद ये इस तौजी तक कि इसराइल ने चूंकि हमला करना था और उसको तो हम कहाँ रोक सकते हैं, और वो फिर जवाबन हम पे हमला करते इसलिए हमने पहले ही हमला कर दिया। दुनिया देख रही है इसको। उधर सेनेट में अपने यहाँ की बात कर रहे हैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने आज साफ कहा कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान आटमी हथियार ना बनाने पर तैयार हो चुका था। अब तो आटमी हथियारों वाली बात काफ़ी पीछे रह गई, अब तो कन्वेंशनल वेपन्स पे बात आ गई थी। पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो उस पर कायम है कि जंग के बजाय मामलात को सिफारतकारी से हल होना चाहिए। हमारे मौक़िफ़ की ही वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के शुक्रिया के नारे लगे थे। पूरी कोशिश किया है कि आवाज उठाई जाए और इनको कन्विंस किया जाए कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो डिप्लोमेसी और जो डायलॉग का प्रोसेस है उस पर आ जाए। ये प्रोसेस जनाब चेयरमैन बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा था। मेरी कल रात जब दोबारा ओमान के वजीर खारजा साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वो बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ, और उसके बाद वो वाशिंगटन फ्लाई करके गए और वहां वो नायब सदर अमेरिका को मिले और उनको बताया कि जी
हमारी जो तमाम डायलॉग है वो बड़ा पॉजिटिव जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ ए सडन ये जो आनन फानन ये जो हमला हुआ वो ही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। तो मैं समझता हूं कि जितनी एफर्ट्स अब नहीं, इसलिए नहीं, पिछले राउंड में भी वो गालबन ईरान की अपनी लीडरशिप वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है। बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत की हैं ताकि ये मामला कहीं सुलझ जाए। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं, हम रिकॉर्ड पे हैं। मेरा ख्याल है कि हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है उसे। मैंने नहीं किसी और की देखी अपना स्टेटमेंट। चेयरमैन साहब, इट टुक मी नॉट मोर देन 15 मिनट्स टू डिसाइड कि हमने कंडेम करना है। मुझे पता है कि रेजिस्टेंस होती है कई एरिया से। मैंने कंडेम किया, रिकॉर्ड में मौजूद है। आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, पाकिस्तान की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पे मौजूद है और उसको ईरान ने अप्रिशिएट किया। अच्छा जी, अभी ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट्स नेक्स्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर ज़रा बात करेंगे। डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहिबा शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा 4 दिन हो गए हैं और अब ये बात काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है। हमेशा की तरह इट्स द सेम प्ले बुक कि कोई जवाज़ नहीं था ईरान पर भी हमले का और ना ही कोई काबिल कबूल वजह थी। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता अपेरेंटली। अभी तो यही लग रहा है, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। बिल्कुल ख़तरनाक बात है, इसलिए कि अमेरिका के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया चाहती क्या है और वजह क्या थी। इसलिए कि जो वजह बता रहे हैं ईरान को अटैक करने की, हमला करने की, वो एक दिन कुछ कहते हैं, 2 घंटे बाद उनका कोई और सेक्रेटरी कुछ और कहता है। तो मैं समझती हूँ कि असल मकसद तो यही था कि इजराइल के साथ मिल के रेजीम चेंज करना और ईरान को बिल्कुल ही कमज़ोर करके जिस हद तक वो कर सकते हैं करना। लेकिन हो ये रहा है कि ये जंग जो है ये फैल रही है, ये एक रीजनल क्राइसिस बन गया है। और अगर आप देखें कि ईरान की क्या स्ट्रैटेजी है, जो मैं समझती हूँ कि अमेरिका शायद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद इजराइल भी ना एक्सपेक्ट कर रहा हो, और वो ये है कि उन्होंने जो जवाबी कार्रवाई की है, जो हमले कर रहे हैं इस वक्त मिसाइल के ज़रिए अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे, अमेरिकन बेसिस पे जो जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, उसका मकसद ये है कि दे वांट टू रेज द कॉस्ट्स, यानी कि वो पेन इन्फ्लिक्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि फिर ये जो जीसीसी के मुल्क हैं ये भागे हुए जाएं वॉशिंगटन और वहाँ कहें कि ये बंद करें जंग, इसलिए कि हम पे भी हमला हो रहा है और हमें बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस पर भी आगे चलकर हम बात करें कि कितना नुकसान हो रहा है आज इन माशी एतबार से और दीगर पहलुओं पे। लेकिन डॉक्टर साहबा, खलीज मुमालिक की पोजीशन इस वक्त बड़ी ऑकवर्ड और टेंस भी है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त जंग में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसा आपने कहा कि नुकसान उनका हो रहा है। अब इन हालात में वो भागे हुए तो अब तक नहीं गए हैं, क्योंकि गए होते तो शायद कुछ हिलजुल होती। वो कब तक न्यूट्रल रह सकेंगे? नुकसान हो रहा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पे हमला हुआ है। कतर ने अपनी जो एलएनजी प्रोडक्शन है वो बंद कर दी है, जिससे कि जाहिर है गैस सप्लाईज कह रहे हैं कि यूरोप के 50% इफ़ेक्ट हो रहे हैं या होंगे। तो इस सूरत हाल में तो जाहिर है इसका मकसद ईरान का है टू माउंट प्रेशर, इतना प्रेशर डाला जाए इन अरब मुल्कों पे कि वो मजबूर हो जाएं कि अमेरिका को कहें कि ये जंग बंद करें, इसलिए कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, अभी हम वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू भी सुना रहे थे। अब तक बड़ी कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स है हमारा पोजीशन है, ज़ाहिर है यही ठीक ऑप्शन भी है। लेकिन आज हम ये पोजीशन ले सकते हैं, कल को हालात बदल भी सकते हैं। क्या हमारे पास आने वाले वक्त के लिए प्लान है या प्लान बी या हमारा प्लान सी? क्या होने चाहिए, हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए हमारा? हाउ शुड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स डिप्लोमेटिकली? देखिए, जाहिर है हमने तो ज़रूर तैयारी की होगी। जैसे ही हमें नज़र आया कि अमेरिका और इजराइल जंग मुसल्लत करने लगा ईरान पे, और जिस तरह हमने पिछले साल अपनी पोजीशन ली, उसी तरह हमें इस वक्त भी लेनी चाहिए। और वो एक प्रिंसिपल पोजीशन है जिसमें कि हम जिस मुल्क के ख़िलाफ़ एग्रेशन हुई है उसके साथ खड़े हों, और वो मुल्क है ईरान, हमारा हमसाया मुल्क, मुसलमान मुल्क, जिसके रहबर को अमेरिका ने देखें कैसे शहीद कर दिया है।
तो इसमें तो बड़ी क्लियर बात है ना कि हमें किस तरफ होना चाहिए। हमें प्रिंसिपल की तरफ होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की तरफ होना चाहिए, मोरालिटी की तरफ होना चाहिए, और साथ साथ जाहिर है हमें अपनी नज़र बहुत ही रखनी चाहिए। ये इतना लंबा बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ, और अगर सूरत हाल फर्दर बिगड़ती है और ईरान से स्पिल ओवर होता है तो उसके लिए भी जाहिर है आई एम श्योर हमने तैयारी की होगी, लेकिन आई थिंक हमें हाई अलर्ट पे होना चाहिए अपने बॉर्डर पे। साथ साथ हमें ये भी कहना चाहिए कि ये जंग जल्द अज जल्द बंद होनी चाहिए, और अमेरिका की जो एस्केलेशन है उसका वो बंद होनी चाहिए, और इजराइल की तरफ से भी जो अटैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए। शुक्रिया आपका डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद थी। और अभी हम बात कर रहे थे द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर सो फार ऑन दिस रीजन पर्टिकुलरली, और दुनिया पे क्या इसका असर मुरतब हो रहा है। हमने जब कतर की बात की तो कतर जब अपनी LNG प्रोडक्शन बंद करता है तो जाहिर है उसके ऑर्डर्स हैं, पूरी दुनिया में उसकी LNG जाती है, सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं आती, यूरोपीय ममालिक हैं, दीगर दुनिया हैं। फिर सऊदी अरेबिया में जब अरामको पे हमला किया जाता है तो उसके क्या असरात हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद होती है, अपना हॉर्मुज़ पे आमदोरफ्त नहीं है, हमारा लिटरली तेल भी वहीं से आता है, सो उसके क्या असरात हैं। फिर एयरलाइन इंडस्ट्री का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगाए ना कि किस तरह ये दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक, मेरा ख्याल है शायद सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ही होगा दुबई, जो पूरी दुनिया को मिलाता है एक दूसरे से, और वो बंद है, उसका ऑपरेशन बंद है ताहाल। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया भर की, कल हमने रिपोर्ट्स आपको बताई थी, सभी में मंदी का रुझान देखा गया था, हमारे यहाँ तो मंदी ज़रा ज़्यादा ही थी इफ़ यू कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इस सारी चीज़ों पे, इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे साथ रियाज आंडी, और हमारे साथ फ़ज़ाई सफ़र और फ़ज़ाई इंडस्ट्री को नुकसान, और कब तक फ़्लाइट्स बहाल होने का कोई चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यू नो ईद इज़ अप्रोचिंग, और कितना ही पाकिस्तानी है जो ईद अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए यहाँ आता है, दुनिया भर से आता है, और वो इन्हीं दोनों ममालिक के थ्रू आता है, दोहा के ज़रिए आता है या दुबई के ज़रिए आता है। एंड सिप्ते आरिफ हमारे साथ ही हैं जो हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, UAE से ज्वाइन कर रहे हैं। सिप्ते आरिफ, सबसे पहले तो हम आपके पास आएंगे, हमने कल आपसे बात की थी, इट्स बीन 24 आवर्स, बताइएगा हमले कम हुए, हमले ज़्यादा हुए, हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ, गुज़श्ता 24 घंटे कैसे गुजरे? जी अब्दुल्ला, गुज़श्ता 24 घंटे तो काफ़ी यहाँ पर गंभीर थे, खासतौर पर गुज़श्ता रात यानी आज सुबह 3 बजे से 5 बजे तक मुतवातिर और ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर महसूस किए गए। फजा में जो है मुख्तलिफ किस्म के इंटरसेप्शन हुए, जिसकी वजह से काफ़ी खौफ और हिरास भी रहा, और आवाज़ें भी ना सिर्फ दुबई, शारजा और मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर महसूस हुई, और लोगों ने जो है वो जाग कर जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। कभी धमाका होता है, इंटरसेप्शन होता है, तो एक खौफ की फजा है। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, तो वो मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। बाकी कम्युनिटीज जो है वो परेशानी का शिकार नजर आती हैं। बाकी यहाँ पर जो ट्रांजिट के हवाले से, एविएशन के हवाले से मैं आपको अच्छी खबर ये दूँ कि गुज़श्ता रोज अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी जो ट्रांजिट पैसेंजर यहाँ पर हफ्ते को यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ फ्लाइट शुरू हुई है। दुबई में जो ट्रांजिट पैसेंजर थे उनको यहाँ से भेजा गया है, और आज भी ये ऑपरेशन मुख्तलिफ औकात में किया जा रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि जो ट्रांजिट में जो यहाँ पर लोग फंसे हुए थे दुबई में, अबू धाबी में और शारजा में, उनको अपने अपने वतन रवाना किया जा रहा है। जी अब्दुल्ला, सो उनको किस तरह रवाना किया जा रहा है ये बताइएगा। हमने आपसे कल बात की थी सिप्ते आरिफ, आपने बताया था सिंबॉलिक जो जगह है ना दुबई, जाहिर है एक इकोनॉमिक तरक्की, माशी तरक्की का एक सिंबलिज्म है पूरी दुनिया के लिए। सो उन चीज़ों को भी टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेट्स इंटरसेप्ट तो जाहिर कर ही रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन नुकसानात भी क्या हो रहे हैं? जी, जब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए कि जब इंटरसेप्शन होती है उसके बाद जो उसका मलबा गिरता है, तो उससे कोई जानी नुकसान तो नहीं होता। हाँ, खौफ की फजा पैदा होती है। जो गैर मुल्की आपको पता है यहाँ पर आबाद है, इमाराती यहाँ पर 10% है, बाकी 90% आबादी जो है मुत्तहिदा अरब अमीराती गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। साउथ एशियन और उनको बता देंगे 50% वो है, बाकी दीगर मुल्कों के यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी ममालिक के यहाँ पर शहरी है। तो खौफ की फजा उनमें जरूर पैदा होती है। मुख्तलिफ जो सिंबॉलिक इलाके हैं, जो सुपर रिच इलाके हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल आते हैं आपसे, क्योंकि ऐसी भी इत्तलात हैं सिप्ते आरिफ के लोग ओमान या फिर सऊदी अरेबिया बाय रोड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ से पर्टिकुलरली जो बरतानवी, ब्रिटिश बहुत सारे लोग रहते हैं, अमरीकी हैं, दीगर कैनेडियन लोग हैं, सो उनके बारे में भी आपसे पूछेंगे। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं रियाज आंडी और अफजल नदीम रोगर साहब। रियाज, तो सबसे पहले ये बताइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़
बंद है। क्या सूरत हाल है, उसका क्या असर पड़ता हुआ आने वाले दिनों में हम देखेंगे अपने यहाँ तेल की कीमतों पे भी और दुनिया भर में भी? डेफिनेटली उसका जो वॉर रिस्क मार्जिन जो है वो उसके अंदर शामिल होगा, और उसकी वजह से हमने कल तो तेल की कीमतों को देखा था कि $80 तक चली गई थी। आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, वहाँ पर भी है, गोल्ड के अंदर भी है, एंड इनफैक्ट हमारी अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा नज़र आया है। तो पहला दिन एक जो इनिशियल रिएक्शन था, नी जर्क रिएक्शन था, वो तो हमने देख लिया। हमने 16,000 पॉइंट नीचे गए थे, एंड तेल आज कितना रिकवर हुए हैं रियाज? आज तकरीबन हमने 5,000 पॉइंट को रिकवर किया है। एंड एक फियर था जब आज मार्केट दोबारा शुरू हो रही थी कि कल जैसी ही कोई मंदी होगी वैसे ही सेशन शुरू होगा, लेकिन सिर्फ 714 पॉइंट मनफी मार्केट खुली थी, एंड उसके बाद मार्केट 4,000 पॉइंट ऊपर गई, एंड फिर पूरा दिन वॉलेटाइल रही, और आखिरी घंटे में ये 6,000 पॉइंट प्लस हो गई थी, और इख्तिताम उसने 5,000 पॉइंट के ऊपर। और इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, या इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी ये जंग तो जाहिर है हमें ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, यही वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी इन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ज़रा स्टेबिलिटी, निस्बतन स्टेबिलिटी आ जाएगी? यही वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहनी चाहिए। उसकी 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ से जो आपके पास तेल की सप्लाई है, LNG, LPG, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से आती है। तकरीबन 80% आपकी जो ऑयल की सप्लाई है वो इस खित्ते से, आपकी तरफ से भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जिसमें खाना पीना है, जिसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये चीज़ें उस तरफ जाती है। तो ये दो तरफा तिजारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल हॉल्ट है, बिकॉज जितनी भी शिपिंग लाइंस हैं उन्होंने ये कह दिया है कि वो उस जगह माल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सो 8 रुपये जो हमारा इजाफा हुआ था फी लीटर, अभी वही इजाफा चल रहा है, और इसको रिव्यू करने, क्या जल्दी भी रिव्यू किया जा सकता है अगर यही हालात रहे तो? बहुत पॉसिबल है, और लेकिन ये कि 15 दिन के अंदर रिव्यू होता है, तो 15 दिन के बाद ही हम देखेंगे। अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप आ गए? आर यू ऑन एयर? आई डिड नॉट नो दैट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अच्छा, इतना रश है बाहर, आपको पता है कि बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं ऑल ओवर द कंट्री। इस्लामाबाद, लाहौर में तो आज थोड़ा सा एक हमला भी हुआ है एक काउंसलेट पे, और फिर ऑफ कोर्स कराची के भी हालात आपको पता है। तो कुछ रोड जो हैं वो बिल्कुल बंद की हुई हैं, लेकिन जहाँ से हम आ रहे थे इट वाज क्वाइट। अच्छा, डोगर साहब से हमने खैर ये पूछना है, डोगर साहब ये ऑब्वियसली बहुत एयरलाइन इंडस्ट्री का ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स भी अगर आप देखें, ऑल्दो कोविड के बाद हमने समझा था कि कुछ संभल गए होंगे और कुछ समझ आ गई होगी कि अगर दुनिया इस तरह बंद हो जाती है फॉर वट एवर रीजन्स, तो किस तरह इसको टैकल करना है। अब ये खित्ता तो हम देख रहे हैं, ऑल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड, दुबई, कतर, बहरीन, मतलब इन सारों की जो एयरलाइंस हैं, कौमी एयरलाइंस, वो बंद हो गई। पीपल आर स्ट्रैंडेड, लोगों को अपने कितने प्लान्स बदलने पड़े हैं। हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द एयरलाइन इंडस्ट्री? लोगों की तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, ये अगर हम बात करें इन 9 से 10 मुल्कों की, इजराइल समेत, तकरीबन 16,000 फ़्लाइट पिछले 4 दिन में आज तक जो है वो सस्पेंड हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान की 600 हैं। तो दुबई एयरपोर्ट, ये मेरे पास ग्राफ है, 1 मार्च तारीख का पहला दिन था जिसमें कोई एक फ़्लाइट ना टेक ऑफ हुआ, ना ही वहाँ से डिपार्चर हुआ। इस एयरपोर्ट से 1260-70 फ़्लाइटें डेली की अराइवल और डिपार्चर की थी। अबू धाबी एयरपोर्ट भी बंद है। कल जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, उनके लिए इत्तेहाद ने जो है वो फ़्लाइट चलाई थी, तकरीबन 18 के करीब फ़्लाइट जो ऑलरेडी ट्रांजिट में थे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की जिनकी फ्लाइट्स बुक हुई हैं, नए पैसेंजर्स उनको नहीं लिया जा रहा, उनका कोई चांस नहीं है। एयरपोर्ट में ही ट्रांजिट में जो लोग फंसे हुए हैं डोगर साहब, उनके लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए, ताकि एटलीस्ट उनको तो कहीं पहुंचाया जाए। उसके बाद फिर जब ये कामयाब हुआ, उसके बाद रात गए फिर एमिरेट्स ने और फ्लाई दुबई ने किया, तकरीबन 16 फ्लाइट्स उनकी थी। आज भी 22 फ्लाइट्स जो है शेड्यूल हैं, जिनमें कराची की एक फ़्लाइट भी शामिल है, जो कि दुबई में फंसे हुए लोगों को उनके जो जगहों पे पहुंचाएगी। चलिए, दैट्स गुड। एटलीस्ट कुछ जो है वो एक बॉटलनेक भी बना हुआ था नेचुरली, इतने ज्यादा लोग ये जो परेशान। फ्लाइट ये हैं, ये वो फ्लाइट्स हैं जो मतलब नए पैसेंजर्स हैं, या ये भी ट्रांजिट वाले हैं? यही जो ट्रांजिट के लोग हैं, वो भी ट्रांजिट वाले हैं। वैसे इस वक्त नया कौन होगा जो फ्लाई करना चाहेगा? मतलब जिनकी ऑलरेडी बुकिंग्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आना है, लोग बहुत निकलना चाहते हैं, जैसे कि ज़मीनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। अब जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट थे इन 2 दिनों में, जो खलीज को सारे को इनको वो कर रहे थे, उसमें रियाज बहुत ज़्यादा। रियाज से हम पूछते हैं, सबसे आरिफ से हम पूछेंगे
कहेंगे कि सबसे आरे वो जो था बाय रोड लोगों का जाना, हाँ बाई रोड जाके इसी तरह दमाम, लेकिन आज जो सुबह सिचुएशन डेवलप हुई थी उसमें वो एयरपोर्ट भी उनकी भी तकरीबन ठीक है, फ्लाइटें काफी डिस्टर्ब So हुई है, are खासतौर people पर try to leave Dubai as well, सबसे आरिफ बाय रोड? जी अब्दुल्ला, जैसे कि आपने बताया कि बाय रोड यहाँ से बहुत सारे अफराद जो खासतौर पर यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं और कैनेडियन हैं, जिनको इनके सफारती हुकाम ने कह भी दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात को छोड़ दें, तो उन्होंने यही तरीका कार यहाँ पर अपनाया है कि वो यहाँ से मस्कत जा रहे हैं। आपको बताया दुबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है मस्कत, ओमान का बॉर्डर, और मस्कत जो है फिर 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ से मस्कत जा रहे हैं और फिर मस्कत से वहाँ फ्लाइट से जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से सऊदी अरेबिया का भी रास्ता है, अबू धाबी के रास्ते बॉर्डर पे, तो रियाद जा रहे हैं और फिर वहाँ से जो है फ्लाइट जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि ये चैलेंज भी है और एक तरीके से कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने आज सुबह जब बात हुई तो लोगों ने बताया कि एक शख्स का जो किराया है, क्योंकि इमरजेंसी सूरत हाल है, तो कई $1000 लिया जा रहा है बाई रोड यहाँ से मस्कत पहुंचाने के लिए और बाई रोड रियाद पहुंचाने के लिए। जैसे तो होता है उसके बाद फिर वहाँ बहुत- से फ्लाइट्स जाएंगी और बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, और बिकॉज फिर आपको जाएंगे। ये भी नहीं पता कि एक्चुअली कब ये रास्ते खुलेंगे, कब हवाई रास्ते भी खुलेंगे। अच्छा रियाज एंडी, अभी ऑब्वियसली मेरे आने से पहले स्टॉक मार्केट का भी एक हाल बता रहे थे, एक लोकल सेंटिमेंट भी बताएं। अभी 2 दिन पहले ये जो गल्फ, इसको भी सॉर्ट ऑफ अ गल्फ वॉर ही है अगर इसको कहा जाए, उससे पहले हमारा भी एक ऑपरेशन जो है वो चल रहा था विद अफगानिस्तान, जो कि अभी भी चल रहा है। व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट? क्या एक्सपेक्टेशन है? स्टॉक मार्केट ने उसको तो बिल्कुल ही डिस्काउंट किया था, मैं ये कहूँगा, बिकॉज मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपना हाई टच करने के बाद नीचे आ रही थी और उसके पीछे मल्टीपल रीज़न थे। नंबर 1 ये कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर जो ये मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वो शुरू हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इंडेक्स को नीचे ला रही थी। एंड जैसे अभी आपने मेंशन किया, 2 बातें मैं भी इस हवाले से करना चाहूँगा। सीज़ फायर कब होगा? तो जैसे इस वक्त कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो बाय रोड जा रहे हैं तो वहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ के ऊपर ये इसके ऊपर बैटिंग हो रही है, जुआ हो रहा है। एंड सरप्राइजिंगली 6 मार्च तक ये था कि सीज़ फायर का कोई चांस नहीं है, लेकिन 31 मार्च तक ये पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि 45% अब चांस है कि 31 मार्च तक शायद सीज़ फायर हो जाए। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर जिसने ये जंग को भी प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, तो ये भी साथ साथ चल रहा है जी बिल्कुल। तो ये आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अभी दुनिया में, लेकिन अभी कोई फिलहाल कोई फ्लाइट ऑपरेशन उस तरह से खुलने का तो कोई सीन नहीं है। नहीं, अभी आज जैसे कतर ने कल 2 बजे तक एक्सटेंड कर दिया है बंदिश, और इसी तरह इत्तेहाद ने भी मतलब कल लिटरली डेली का स्केड्यूल आ रहा है, वो पहले ज्यादा बता भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया थैंक यू रियाज एंडी, थैंक यू अफजल नदीम डोगर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, इतना कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में कि हम थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे हैं कि एक्चुअली वी आर सिटिंग इन द होलीएस्ट मंथ ऑफ रमजान ऑफ द ईयर। रमज़ान में हम बैठे हुए हैं, मतलब इतना कुछ और करना होता है और हम इतने डिवाइडेड हैं इन आवर हेड्स। दुआएं भी कर रहे हैं ऑब्वियसली कि खैर खैरियत से सब कुछ जल्दी से निपटे और ख़त्म हो। इन द मीन टाइम देयर इज़ अ लॉट मोर दैट वी कैन डू। रमज़ान मुबारक वो महीना है जहाँ पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद जो है अपने साल भर की ज़कात और खैरात जो है वो निकालती है, और हम हमेशा ये बात करते हैं और आज भी करेंगे कि इस रकम के असल हकदार पेशा वराना भिखारी नहीं होते, वो इदारे और अफराद हैं जो मजमूई तौर पर माशरे के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। और एक इदारा जिसको हम सब जानते हैं, जिससे हमारी बरसों की एसोसिएशन है और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। अब कराची में भी आपको पता है ज़ेर तामीर है, लाहौर में दहाइयों से काम कर रहा है, पेशावर में है और कराची में भी होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ भी लोगों को सहूलत मिलेगी। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर फैसल सुल्तान CEO हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हर साल ही आपसे बात होती है इस मौजू पर। हम ज़रा पूछ लेते हैं सबसे पहले तो कि आपके लाहौर के ऑपरेशंस, पेशावर के ऑपरेशंस, साल भर में आपने क्या अचीव किया, कितने पेशेंट्स को फ्री ट्रीट किया, ताकि लोगों को वैसे तो एतमाद है ही, लेकिन एक ज़रा रिमाइंडर हो जाता है और एक अपडेट भी मिल जाती है कि उनकी ज़कात कहाँ खर्च हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो जो गुज़िश्ता साल है 2025, इसमें हमेशा की तरह 75% से ज़्यादा, बल्कि 80-85% के करीब जो
कैंसर के मरीज़ हैं उनका इलाज ज़कात सपोर्ट के ज़रिए होता रहा। 75% से ज़्यादा, तकरीबन 80 के करीब तो एक्चुअली कम्प्लीटली मुफ्त होता है। बाकी थोड़ी सी परसेंटेज है लोगों की जो पार्शल सपोर्ट करते हैं, और बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है 10-15-20% के लगभग जो अपना ख़र्चा खुद अदा करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर साल तकरीबन 14,000 के करीब नए रजिस्ट्रेशंस होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, और जिसमें ज़ाहिर है मरीज़ रजिस्टर होते हैं, वॉक इन क्लिनिक के थ्रू आते हैं, और फिर जिनको कैंसर होता है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है सिस्टम में, और उनका कैंसर का इलाज जारी रहता है। इसमें इस सिलसिले में लाहौर और पेशावर दोनों हस्पताल जो जदीद तमाम तरीक़ा इलाज हैं, जिसमें रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। तो ये कारकर्दगी तो कायम है, और हर साल की तरह इसमें एक इंक्रीज़ और इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। नई एक तो तादाद भी मरीज़ों की जो एक्सेप्ट की जा रही होती है, जो ट्रीट की जा रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती चली जा रही है। लेकिन साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स और साइंस जिसके तहत इलाज होता है, उसमें भी वक्त के साथ जो बेहतरी आती है वो हम मरीज़ों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो दवाइयों के ज़रिए हो, रेडिएशन के ज़रिए हो, सर्जिकल टेक्निक्स के ज़रिए हो, तमाम चीज़ें। तो ये है। अब कराची मैं बड़ा जल्दी से बताता चलो, इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम खोलने का इरादा रखते हैं, और वो साइज़ में आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पर तस्वीर भी आ रही है, वो साइज़ में लाहौर और पेशावर के कैंपस से दुगना है। 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट यानी 12 लाख स्क्वायर फुट की ये बिल्डिंग है, और ज़ाहिर है इसका जो इब्तदाई मरहला है वो हम सबसे पहले खोलेंगे, और इसमें भी कैंसर के मरीज़ों का उसी तरह से इलाज होगा जैसे कि लाहौर और पेशावर। कमेंडेबल डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली कराची का भी हम स्क्रीन पे इधर देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज मैसिव सेटअप, लेकिन साथ साथ सवाल हम ये भी करना चाहते हैं, नेचुरली ये सारे हॉस्पिटल्स किस तरह चलते हैं? 80% आपने कहा है जो डोनेशंस पे, विच इज़ ऑल्सो ज़कात, उस पे इलाज होते हैं लोगों के। ये बताएं कि ओवर द ईयर्स इतना कुछ हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है, अभी इस साल तो हम मतलब अपने भी एक जंग देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, फिर एक ख़ित्ते में भी एक लड़ाई चल रही है। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं कि वो कहाँ डोनेट करें और कहाँ ना करें। ऑब्वियसली जहाँ उस वक्त उनका दिल माइल हो रहा होगा वो उधर ही जाएंगे। ओवर द इयर्स हैज़ इट इफेक्टेड एनी डोनेशंस फॉर शौकत खानम? बढ़ी हैं, कम हुई हैं? बिकॉज ये तो एक वो जगह है जहाँ आपको हमेशा याद रहता है कि आपने कुछ देना है, लेकिन फिर डिवीज़न भी हो जाती है, बिकॉज और भी बड़ी प्रेसिंग जगह आपको नज़र आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम सवाल है। बावजूद तमाम दीगर ज़रूरियात के जिनको प्रेसिंग नीड्स आपने फरमाया, बिल्कुल सही, उसके बावजूद हमारे मुल्क में मेरे ख्याल फ़राख़ दिली का कुछ ऐसा रुझान है कि लोग बावजूद कुछ अर्जेंसीज़ के जो एग्जिस्टिंग चैरिटेबल कॉजेज़ हैं उनसे अपना हाथ नहीं उठाते। चुनाचे हमें हर साल गुज़िश्ता सालों की निस्बत बेहतर सपोर्ट मिलती है, और ये सपोर्ट इंक्रीज़ करती है, और उसको वो बहुत अहम इसलिए भी है कि हम जैसे आपके सामने बता रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा मरीज़ ले रहे हैं, और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो भी कटिंग एज चीज़ें दुनिया में अवेलेबल हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे मरीज़ को भी उसका फ़ायदा मिले। तो ये सपोर्ट लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बढ़ रही है। अच्छा, एक हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम अपने जो उस साल के अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, जो प्रोग्रामेटिक टारगेट्स हैं, हमने कौन सी सर्विसेज खोलनी है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लानी है, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, वो सारी हम अपने डोनर्स और सपोर्टर्स के सामने रखते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो और फिर वो बढ़ चढ़ के पैसा दें। लेकिन ये वाकई कमाल है कि बावजूद मल्टीपल नीड्स के हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो फराख दिल इतने हैं कि वो कभी कमी नहीं आने देते। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और सबको पता ही है शौकत खानम को किस तरह डोनेट करना है, इनके अकाउंट डिटेल्स, इनके सोशल्स पे, वेबसाइट पे, हर जगह मौजूद हैं। और दुनिया भर की जो ऐसी दुनिया भर में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एम्प्लॉय अगर सर्टन परसेंटेज डालता है टू दीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में जिनको जाना जाता है, माना जाता है, सो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उतना ही हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, एंड देन द चैरिटी इज मेड। और फिर वो फेथ भी तो इसी तरह ही डेवलप होता है ना कि खुद भी डाल रहे हैं तो हम भी देंगे। खैर, दिस प्रोग्राम, दिस थिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एवर। मतलब ये तो वो जगह है कि जहाँ आप आंखें बंद करके दें, एंड यू नो दैट योर ज़कात इज गोइंग एट द राइट प्लेस वेयर इट शुड। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में।
अच्छा जी, वेलकम बैक। और कुछ सियासी मामलात इस्लामाबाद में आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने 9 मई से मुताल्लिक एक और केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली है। फिर मुलाकात का भी आज दिन था। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने तहरीरी फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत नहीं दे सकी कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने किसी को बगावत पर उकसाया हो। अगरचे इस फैसले से दोनों मियाँ बीवी रिहा तो नहीं हो जाएंगे, मगर तहरीक इंसाफ के लिए एक अलामती रिलीफ ज़रूर है। बिल्कुल, अदालती फैसला जो है ये कुछ रिलीफ तो ज़रूर देगा। इमरान खान से उनके अहल खाना के साथ आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन है। अलीमा खान भी अडियाला जेल पहुंच रही थीं, मगर आखिरी वक्त तक उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और बुशरा बीबी की फैमिली को अलबत्ता उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। लेट्स फाइंड आउट और अपडेट भी लें। शबीर डार ने हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी से। शबीर, वैसे जस्ट सेइंग कि पिछले 1-2 बारी में हमने देखा है बुशरा बीबी से उनकी फैमिली को इजाज़त मिल जाती है मिलने के लिए, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खान साहब से मिलने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज बन जाते हैं और आज भी क्या उनकी बहनों की मुलाकात हुई नहीं हुई? देखें, बुशरा बीबी की फैमिली की जो मुलाकात है वो उसमें ऐसा पहले भी कोई इशू नहीं था, वो मुलाकातें पहले भी होती रही। लेकिन जब से अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर रात देर तक धरने देना शुरू किया तो उसके बाद बुशरा बीबी की जो मुलाकातें उसमें भी रुकावटें आई और वो भी बंद हो गई। और इसका गिला बुशरा बीबी की फैमिली ने किया है। उन्होंने कहा कि इन धरनों की वजह से हमारी मुलाकातें भी बंद हो गई। लेकिन अब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें तो रिस्टोर हो गई हैं और गुज़श्ता 2-4 हफ्तों से उनकी मुलाकातें मुतवातर हो रही हैं। उनकी आज भी भाभी उनकी बैरुन्निसा और बेटी मुबशरा शेख आई हैं, वो अभी मुलाकात उनकी जारी है और जेल ज़राए का कहना है कि दोनों जो ख़वातीन हैं वो बुशरा बीबी से मिली हैं और इस वक्त मुलाकात जारी है। दूसरी जो बात आपने की है अलीमा खान और उनकी दीगर जो 2 बहनें, उनकी मुलाकात की ना होने की वजह क्या है? देखें, 2 दिसंबर को जो मुलाकात हुई थी उज़मा खान की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में, उसके बाद जो बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू की वो इशू बन गया, क्योंकि वो मुलाकात भी बातचीत और नेगोशिएशंस के नतीजे में ही हुई थी और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने एक कोशिश के नतीजे में ये गारंटी दी थी कि जो भी मुलाकात करेगा वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। लेकिन उज़मा खान जब 2 दिसंबर को मिली तो उसके बाद उन्होंने बाहर आकर न सिर्फ सियासी गुफ्तगू की बल्कि उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए। तो उसके बाद जो है बानी पीटीआई की जो तीनों बहनें हैं उनकी मुलाकात तब से 2 दिसंबर से नहीं हो रही है। बीच में एक मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की हुई 20 दिसंबर को और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर सलमान सफदर 3 घंटे बानी पीटीआई से मिले हैं अडियाला जेल में। अलबत्ता बानी पीटीआई की जो फैमिली यानी उनकी जो 3 बहनें, उनकी मुलाकात 2 दिसंबर के बाद नहीं हो रही है और इसकी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि बल्कि हुकूमती हलकों की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। सियासी गुफ्तगू अगर वो नहीं करेंगी, वो इल्ज़ामात और इस तरह की बातें नहीं करेंगी तो उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ताल उनकी 2 दिसंबर से मुलाकात नहीं हुई और बुशरा बीबी की जो मुलाकातें हैं वो 2-4 हफ्तों से मुसलसल हो रही हैं। और इसके बारे में आपने देखा होगा जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज वट्टू, वो भी इस हवाले से ट्वीट्स कर रही हैं। लेकिन वो भी इज़हार ख्याल कर देती हैं और ज़ाहिर है मरियम रियाज वट्टू साहिबा का भी इज़हार ख्याल होता है, वो मुलाकात के बारे में बात करती हैं। फिर जब ये बात हो रही थी कि बानी पीटीआई की आंख ठीक है तो मरियम रियाज वट्टू ने बिल्कुल आके कहा ऑन एक्स के उनकी आंख तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो मुतमईन भी नहीं है। लेकिन इन तमाम मैसेजेस का या एक्स पर पैगामात का इनकी मुलाकातों पे कोई असर नहीं पड़ता अपेरेंटली। देखें, मरियम रियाज वट्टू जो है वो जो ट्वीट्स कर रही हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत तक महदूद है, वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रही। लेकिन हमारे ज़राए के कहना है कि जिस तरह से वो अब मुसलसल ट्वीट्स कर रही हैं और इस बात को हाईलाइट करिए, हो सकता है मुस्तकबिल में ये मुलाकातें उनके जो बयानात हैं, उनकी जो ट्वीट्स है उसकी वजह से शायद बंद हो। लेकिन अभी ऐसी नौबत नहीं आई है, वो सिर्फ इमरान खान साहब की आँख का जो मसला है वहाँ तक महदूद है और उसी हवाले से वो ट्वीट्स कर रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो मुलाकातें हैं वो 2 दिसंबर से नहीं हो रही हैं और इस पर बानी पीटीआई की जो फैमिली है वो भी गिला कर रही है। ये शबीर टाइम कम में ये भी बताइएगा कि आज जो 9 मई के कुछ मुतालिक केस में ज़मानत हुई है खान साहब की और बुशरा बीबी की, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? उसकी कोई इम्प्लिकेशन, कोई फ़ायदा होगा इन्हें? देखें, मेरी नज़र में इससे इन जमातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा केस है 9 मई का
वो GHQ हमला केस है, उसमें भी इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है और वो ज़मानत पर है। और रावलपिंडी के जो 12 बड़े केसेस हैं 9 मई के, उन तमाम केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है और जो बाकी मुल्ज़मान है उनकी भी ज़मानत हुई है। लेकिन ज़मानत होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बरी हो गए हैं। वो केसेस चल रहे हैं। GHQ हमला केस का ट्रायल अभी जारी है, वो जेल में भी होता रहा है, अभी वो ATC रावलपिंडी में शिफ्ट हो गया है। तो ये केसेस तो चल रहे हैं। ज़मानत होने का ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब या उनकी अहलिया बरी हो गई है। बुशरा बीबी की भी ज़मानतें हुई हैं, लेकिन ये केसेस चल रहे हैं और ना ही कोई मुलाकातें आमने की होती नजर आ रही। बहुत शुक्रिया शबीर। अच्छा जी, साथ ही आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात का दिन आज मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ और उनके तेज़ी से बढ़ते हुए शिकार को रोकने के लिए अमली इक़दाम करना है। और इस साल का मौजू है जी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। समझ आया आपको? नहीं, प्लांट्स जंगली हयात में ही आते हैं, उसके ज़ुमरे में आते हैं। तो जंगली हयात को नुकसान पहुंचाने की बड़ी वजूहात में जंगलात का तेज़ी से काटना भी है। इसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर है जंगलात जब कटेंगे तो जंगली हयात भी उससे मुतासर होगी। इसके अलावा जंगलात में आग लगने के वाक़यात हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, जंगली हयात की बका के लिए ये तमाम चीज़ें चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी और गैर कानूनी तजारत से जानवरों की तादाद में कमी वाक़ हो रही है। ये एक्चुअली दिस इज़ द रियलिटी इन द वर्ल्ड। और एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 23,000 से 39,000 शेर बाकी रह गए हैं। आप सोचिए कि अरबों की आबादी और सिर्फ 39,000 शेर। ओह माय गॉड। और ये अगर किसी ने ऑब्वियसली इसको ज़्यादा फोकस में ना रखा तो ये तो डिप्लीट ही होते जाएंगे। और इस तरह परिंदे जो एक्सोटिक बर्ड्स हैं उनकी तादाद तो बहुत ही कम होती जा रही है। ना सिर्फ ये कुछ तो ख़त्म ही हो गए हैं, वो आपको कभी कभार देखने को मिलेंगी। और जो उनकी लोकेशंस और एरियाज़ होते हैं वो जगह अब चेंज हो गई हैं, तो लिहाजा वो बर्ड्स और वो सारी चीज़ें भी गायब हो गई हैं वहाँ से। एनीवे, इफ़ यू आर इनटू एनिमल्स और लोगों को बड़ा शौक होता है, प्यार भी होता है, सो टुडे इज़ द डे। अच्छा, अभी हम ज़रा आपको चलेंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ब्रीफिंग दे रहे हैं। सुनिए मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर। वही इबारा अन इस्तिहदाफ طائرات الدفاع الجوي الإماراتية من نوع F-16 وميراج 2000 للاعتداءات الإيرانية، وهي عبارة عن طائرات طوافة وطائرات مسيرة. فهذا مقتطف من الصد والتدمير لمئات من هذه الاعتداءات على مدى ال4 أيام الماضية. मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर मुत्तहिदा अरब अमारात में इमाराती हुक्काम ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस पे जो भी अपडेट्स होंगी हम तक पहुंचेंगी, हम आपको सर्टेनली फौरन पहुंचाएंगे। दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम इन द 2-3 days इन द 4 days, yes, कि मीडिया से बातचीत भी हो रही हो साथ। एनीवे, वी आर टेकिंग अ ब्रेक, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वेलकम। अच्छा जी, आपको ले चलते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात हुक्काम की ईरान के हमलों पर प्रेस ब्रीफिंग हो रही है इस वक्त। लेट्स टेक यू देयर। الأزمة الراهنة بما يكفل للشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار، فإنها تشدد على حقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس ردا على هذه الاعتداءات وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والزوار. ولا بد لنا في مواجهة الذرائع والمبررات الواهية التي تسوقها طهران। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम की तरफ से ब्रीफिंग इस वक्त जारी है और उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, हम जवाब देने का इख्तियार भी रखते हैं और इस बारे में जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने तबाहशुदा जो मिसाइल हैं जो उसका टुकड़ा भी सामने रखा है। उनके टुकड़े भी उन्होंने सामने रखे हैं, दिखाए हैं और ये भी उन्होंने क्लियर किया है, जैसे आरिफ भी हमें बता रहे थे कि तमाम हमले हमने इंटरसेप्ट किए हैं, मलबे से जो नुकसान हुआ है वो हुआ है, लेकिन डायरेक्ट हिट इस तरह नहीं हुई है। फिर उनका ये भी कहना है कि हमारे पास तवील अरसे तक फ़िज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटजी भी मौजूद है, सो दे आर क्वाइट रेडी फॉर इट, इनका ये कहना है इस प्रेस ब्रीफिंग में।
तोपखाने के ज़खायर मौजूद हैं, उन्होंने ये भी बताया है। और इन हमलों से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी को ना तो कबूल किया है ना ही करेंगे। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तोपखाने के स्ट्रेटिजिक ज़खायर मौजूद हैं। और साथ फिगर्स भी उन्होंने शेयर किए कि कितने मिसाइल्स, 172 मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर चुके हैं और इनके पास एयर डिफेंस पूरा सिस्टम है जो बड़े कामयाबी से काम भी कर रहे हैं। इनका ये कहना था 172 मिसाइल्स हैव बीन इंटरसेप्टेड सो फार। अच्छा, जानी नुकसान के हवाले से भी अब ताज़ा ब्रीफिंग में बताया गया है 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 68 अफराद ज़ख्मी हुए हैं इन हमलों के नतीजे में, विच इज़ क्वाइट अ नंबर व्हेन इट कम्स टू UAE। ज़ाहिर है 68 अफराद ज़ख्मी हुए हैं इन हमलों के नतीजे में और 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तवील अरसे तक अपना दिफा करने की सलाहियत रखते हैं इन फ़ज़ाई हमलों के अगेंस्ट। ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, बिकॉज दुबई के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ वहाँ हो रहा होगा। खैर कोई भी ऐसे मुल्क नहीं है पूरे खत्ते में वहाँ जिनके हवाले से आप सोचें, बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ अ प्रेस ब्रीफिंग जिसमें दुबई की UAE की आवाम को भी बताया जा रहा है दैट यू आर सेफ और हम में ये सलाहियत हैं, हम वी आर केपेबल। तर्जुमान इमारती वजारत दिफा का ये कहना है कि अपनी सरजमीन का हम दिफा हर सूरत करेंगे। 172 मिसाइल हमले हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया है, 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 68 अफराद ज़ख्मी हैं और हम तवील अरसे तक अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। دبلوماسيا اتخذت دولة الإمارات خطوات حازمة وواضحة: إغلاق السفارة في طهران وسحب السفير وأعضاء البعثة واستدعاء السفير الإيراني لدى الدولة وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تدين بأشد العبارات التصعيد العدواني غير المقبول والاعتداءات والهجمات الجبانة، وتؤكد على أن الدولة لن تقبل أي مساس بسيادتها وأمنها. وأمام هذا المشهد الذي يلقي بظلاله على الاستقرار العالمي، تشدد دولة الإمارات على أن التعامل مع التطورات يتم وفق قراءة استراتيجية متزنة بعيدا عن الخطابات الانفعالية. رسالتنا واضحة: الهجمات والاعتداءات الإيرانية غير مبررة، والحل العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات، بينما يظل السبيل العقلاني لعدم توسع الصراع العسكري هو الحوار الجاد والمسؤول. وهذه الهجمات تؤدي إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية، والتي سيكون لها تأثير مباشر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. وعلى الصعيد الإقليمي، دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها. فالموضوع لا يرتبط فقط بالملف النووي الإيراني، بل يمتد إلى البرنامج الصاروخي الذي يشكل تهديدا مباشرا لجيران إيران ويتطلب معالجة دولية شاملة ومسؤولة. وفي الختام أود أن أؤكد أنه رغم جسامة الأحداث يبقى موقفنا متزنا. نحن لا نسعى لتوسيع دائرة المواجهة، ولا نؤمن بأن الحلول العسكرية تصنع استقرارا دائما، ومنطقتنا في غنى عن هذا التصعيد، ولا تزال العودة إلى طاولة المفاوضات السبيل العقلاني الوحيد لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها. رسالتنا هنا واضحة: دولة الإمارات دولة أمان واستقرار يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في وئام، لكنها لا تتهاون في حماية سيادتها. نحن ندعو لخفض التصعيد، لكننا نحتفظ بحقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا، ونسعى إلى استقرار إقليمي مستدام قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. بهذا التوازن بين الحزم والمسؤولية تمضي دولة الإمارات بثقة وصلابة دفاعا عن أمنها وحرصا على استقرار المنطقة، وإيمانا بأن المستقبل الآمن لا يبنى بالقوة وحدها، بل بالحوار والرؤية والتطلعات المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارا. لتبقى الثقة أقوى من الخوف،
والعمل المؤسسي الرصين أسرع من الفوضى، والقرار هادئا وسط الضجيج. شكرا. شكرا لمعالي الوزيرة. فعلا تؤكد الإمارات دائما أنها ليست دولة ردود أفعال، بل دولة حكمة والتزام وحزم ورؤية. اقتصاديا، ما هي الإجراءات المتخذة والتي اتخذت لضمان استمرارية الأعمال واستقرار الأسواق؟ معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة يطلعنا على هذه التفاصيل. لك الكلمة معاليك. شكرا. سيداتي والسادة، الأخوات والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في هذه الإحاطة الإعلامية التي تعقد تزامنا مع التطورات الإقليمية الراهنة. نركز في هذا اللقاء على أجزاء معينة من الإحاطة على الاقتصاد والسياحة والطيران وبيئة الأعمال في الدولة، وسوف نستعرض قدرة اقتصادنا الوطني على التعامل الأمثل مع هذه الأزمة نظرا لما يتمتع به من تنوع وانفتاح وجاهزية عالمية. أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تبنت استراتيجيات وسياسات استباقية مرنة جعلت الاقتصاد الوطني أكثر متانة وقدرة على مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. وفي هذا الإطار نؤكد أن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في استيعاب الضغوط التي ولدتها الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، سواء السابقة الدولية منها أو الإقليمية، محافظا على استقراره بكفاءة عالية. ومن أسباب هذه الصلابة هي الخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة الرشيدة للأمن الغذائي. وعملت دولة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية قوية ومستدامة ارتكزت على المرونة والاستباقية والانفتاح على العالم إلى جانب بنية تحتية تكنولوجية متطورة، كما عززت شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية حول العالم، وبنت بيئة أعمال تعد من بين الأكثر تميزاً عالمياً، ودعمت فرص التنوع الاقتصادي. فهذه التحولات الهيكلية في اقتصادنا أكسبت الدولة جاهزية عالية وقدرة اقتصادية متينة لحماية أعمال واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص. حضور الكريم، فيما يتعلق بمراقبة الأسعار من السلع والمنتجات ومدى توافر المخزون الاستراتيجي، أود أن نؤكد أن الدولة بفضل دعم قيادتنا الرشيدة أولت هذا الملف أهمية قصوى على مدى سنوات طويلة ولا تزال، نظرا لما له من أثر مباشر على استقرار معيشة المواطنين والمقيمين في الدولة. وفي ضوء ذلك اسمحوا لي أن أستعرض معكم أبرز النقاط التي تؤكد أن منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات خط أحمر، ومدى جاهزية لمراقبة الأسواق ورصد أي اضطرابات في الأسعار وضمان استقرارها وحماية حقوق المستهلكين. تتمتع دولة الإمارات بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لفترة تتراوح بين 4 أو 6 أشهر، مما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة. تمتلك دولة الإمارات اليوم شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها، مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ. توزيع مواقع المخزون الاستراتيجي بشكل مدروس ومناسب على مختلف مناطق الدولة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة. تسير حركة استيراد السلع والبضائع وفق الخطط المعتمدة بالوتيرة المطلوبة دون رصد أي مؤشرات على وجود اضطرابات في سلاسل التوريد. تتابع وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية، وتقوم بإجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سعر. تجري الوزارة وبالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية رقابة لحظية مستمرة على أسعار السلع بمنافذ البيع والمتاجر من خلال منصة رقمية متخصصة
تتصل ب 627 منفذ بيع رئيسيا، كما تضمنت خطط الوزارة وشركائها بتنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية خلال الأيام والأشهر الماضية. التقييم المستمر لمستويات العرض والطلب بشكل دوري، ضمان ضبط الأسعار والتدخل عند الضرورة. تقوم الوزارة وكذلك شركائها من الدوائر الاقتصادية المحلية بجولات رقابية في الأسواق والتعامل بجدية مع الشكاوي الواردة من المستهلكين للتأكد من عدم وجود أي ممارسات تستغل هذه الأوضاع في رفع الأسعار بشكل غير المبرر، ليس فقط على السلع الرئيسية ولكن على كافة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. كما يتوجب على الشركات الاطلاع بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات، وأن تراعي الظروف الاستثنائية بما يحقق التوازن بين استدامة أعمالها وحماية المستهلكين. وانطلاقا من هذه الوقائع أتوجه للجمهور الكريم في مختلف إمارات الدولة بأهمية اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، وكذلك أهمية الشراء على قدر الحاجة وتجنب التكديس أو المبالغة في التسوق، مما يسهم في استقرار الأسعار وضمان توافرها للجميع. وفي حال وجود أي مخالفة في الأسواق أو نقص في السلع أو احتكار أو غش أو ممارسة تجارية غير سليمة أو رفع غير مبرر للأسعار، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظا على الاستقرار الأسواق في ظل هذه التطورات. وندعو الجمهور التواصل على رقم الوزارة 800-1222 في حال وجود أي مخالفة. السيدات والسادة، فيما يخص القطاع السياحي، لقد نجحت دولة الإمارات في تقديم تجربة سياحية متميزة في التعامل باستباقية وجاهزية عالية مع أزمات عديدة سابقة، بما فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات الإقليمية والدولية. واليوم مع الأزمة الراهنة يضم القطاع السياحي أكثر من 1260 فندقا، إلى جانب أكثر من 40,000 شركة تعمل في الأسواق الإماراتية في المجالات السياحية. ونؤكد للسياح وزوار الدولة الكرام ونزلاء الفنادق والجهات الحكومية المعنية بما فيها وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر السياحية المحلية، ونحن بشراكة وثيقة مع المنشآت الفندقية والشركات السياحية، ونعمل بجهود متضافرة وبجاهزية تامة لضمان سلامتهم وأمنهم وسلاسة تجربتهم السياحية وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والاحترافية. حضور الكريم، لقد تعامل قطاع الطيران في دولة الإمارات مع التطورات الراهنة ضمن إطار مؤسسي واضح يستند إلى الجاهزية العالية والتخطيط الاستباقي والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن الاستمرارية الأعمال مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في القطاع. وفي هذا الإطار تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق والمتابعة بصورة متواصلة مع الشركاء للتقييم المستمر للأوضاع الراهنة ومستجداتها، بما يتيح التخطيط المنهجي للعودة التدريجية والآمنة لحركة الملاحة الجوية في أجواء الدولة. كما تم التنسيق مع دول الجوار لفتح مسارات جوية مخصصة لإدارة الطوارئ بصورة آمنة، إلى جانب تنسيق مع دول مجلس تعاون دول الخليج العربية ومنظمة الطيران المدني الدولية الآيكاو لتفعيل خطط الطوارئ الإقليمية المعتمدة لمثل هذا النوع من الأزمات. وتبلغ القدرة الاستيعابية الحالية استنادا لمسارات الطوارئ المتاحة 48 رحلة في الساعة، مع قابلية زيادة هذا العدد تدريجيا خلال الفترة المقبلة وفقا لتطورات الموقف وتقييمات السلامة. ونتيجة للإجراءات المتخذة بدأت الدولة تنفيذ عمليات تشغيلية محدودة لتسهيل عودة المواطنين والمقيمين إلى أرض الوطن، حيث تم بالفعل تسيير رحلات لعودة المسافرين المتأثرين بالظروف الراهنة عبر مطارات الدولة، وذلك خلال مراحل متتابعة، حيث شملت المرحلة الأولى من 1 مارس 2026 حتى الآن نقل عدد 17,498 ألف مسافر على متن 60 رحلة سيرتها الناقلات الوطنية. وستتضمن المرحلة المقبلة تسيير أكثر من 80 رحلة مجدولة خلال اليوم الواحد بطاقة استيعابية نقل أكثر من 27 ألف مسافر. وبالتوازي مع هذه الجهود وتوجيهات القيادة الرشيدة واستنادا إلى النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات
أعلنت الدولة تحمل تكاليف الاستضافة मुत्तहदा अरब अमारात में अमाराती हुक्काम की तरफ से ब्रीफिंग इस वक्त जारी है। मुत्तहदा अरब अमारात के पास मुतबादिल मंडियाँ तलाश करने की सलाहियत मौजूद है। हम मुख्तलिफ बहरानों से निमट रहे हैं। मसनूआत की दरामदात के लिए सप्लाई चेन में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अमाराती हुक्काम ने बताया कि तबाह किए गए मिसाइल और ड्रोन्स भी मीडिया के सामने रखकर उन्होंने बताया कि 3 अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं, 68 अफराद जख्मी हैं। हम तवील मुद्दत तक अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं। होपफुली कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ होगा वहाँ लोगों का। और आपको पता है कि जगह भी ऐसी है, दुबई, अबू धाबी, यूएई, कि वहाँ लोगों का बड़ा एतमाद है, ट्रस्ट है विद देयर लीडर्स। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आके मेरा ख्याल है उन्हें अच्छा ही लगा होगा। जैसे ही मजीद अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जरा अपने मामलात की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे हुमा। और क्रिकेट में हमारे मामलात में और भी बड़े मामलात हैं, लेकिन हम जरा चिल हैं। हम चाहते हैं थोड़ी सी ब्रेक ले लें, थोड़ी सी हम क्रिकेट की बात करें। अपडेट्स वहाँ भी हैं कंसीडरिंग रियली हाँ, अपडेट्स ये हैं कि अलीम डार साहब मुस्ताफी हो गए और उन्होंने कहा जी मेरी तो कोई सुनता नहीं है, और भी कुछ चिड़ी पक्की है। और उन्होंने कहा जी आकिब जावेद जो हैं वो भी जी हुजूरी करते रहते हैं, माइक हैसन की उनकी अपनी भी कोई से नहीं है। सो ये क्या स्कूप है? याहिया हुसैनी लाए थे हमारे साथ हैं, ये तो हमें सुनना पड़ेगा और ऑफ कोर्स हमने आपको भी सुनाना है। तो याहिया, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी उमा अब्दुल्ला, सबसे पहले आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, बहुत भूचाल है पाकिस्तान क्रिकेट में, और जो चीजें पहले मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए इधर उधर से रिपोर्ट हो रही थी, अब उसका खुलकर खुलासा हुआ है अलीम डार की शक्ल में। और अलीम डार ने गुज़िश्ता रोज सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था, और उनका मौक़िफ़ यह है, उनके करीबी ज़रा ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी तो भरपूर अंदाज में काम करती है और अपनी मेहनत करके स्क्वाड तरतीब देती है, लेकिन होता यह है कि माइक हैसन जो है वो पिक एंड चूज करते हैं और सारा मलबा जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर गिरा दिया जाता है। तो अलीम डार साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं पपेट नहीं हूँ और मैं अब मजीद इस तरह काम नहीं कर सकता। और जो वर्ल्ड कप के लिए टीम बनी है हुमा और अब्दुल्ला, उसमें अलीम डार ये कहते हैं कि जनाब न वो शदाब के हक में थे, न वो बाबर के हक में थे। सलमान की कप्तानी पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो आपके पास विकेट कीपर उस्मान है, अगर आप शदाब और बाबर को लेकर जा रहे हैं तो फिर रिजवान को आप नंबर 6 पर ट्राई करें। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, और माइक हैसन जो थे उन्होंने जनाब वन मैन शो यहाँ पर दिखाया, कप्तान भी खामोश रहे, और अलीम डार जो कि बड़े असर और रसूख वाले सिलेक्शन कमेटी में बंदे हैं, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। और उसके बाद फिर हुआ ये कि माशाल्लाह 2 एडवाइजर भी हैं सिलेक्शन कमेटी में, सरफराज अहमद और मिसबाउल हक की शक्ल में। तो अंदाजा कीजिए कि कितनी होल एंड सोल पावर जो है वो माइक हैसन के पास है, और माइक हैसन की जो कहानियां सामने आ रही हैं कि ये सारा अरेंजमेंट अगर कोई काम नहीं करता, मतलब इन लोगों की कोई से नहीं है और कोई काम नहीं है, तो ये क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? मतलब एडवाइजरों को ले लें या सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर्स को ले लें। एंड हु हैज माइक हैसन्स बैक? मतलब ये भी बताएं ना, जब इतने बड़े बड़े नाम आपने ले लिए हैं हु आर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जिनकी कोई से नहीं है और टोटल से माइक हैसन की है, तो माइक हैसन के साथ कौन है? मतलब हु हैज हिज बैक? एंड आल्सो हमारा क्वेश्चन अराइजेस कि ये लोग पहले क्यों नहीं बोलते? या देखिए, अलीम डार के इस्तीफे के बाद और ये जो भौचाल आया है अलीम डार के हवाले से, जो खबरें मंजर आम पर आई हैं, ये खबर मैं कल दूंगा आपको। लेटेस्ट अपडेट क्या हुई है, माइक हैसन को भी झटका देने का फैसला कर लिया गया है। खिलाड़ियों के जिस तरह पैसों के हवाले से बात हुई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना तो सलमान अली आगा कहीं जा रहे हैं एज ए कैप्टन, ना शाहीन शाह अफरीदी कहीं जा रहे हैं, और ना टीम में कोई बदलाव आ रहा है। जो सबसे बड़ा मसला है माइक हैसन का, जिस तरह श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। जो माइक हैसन का सबसे बड़ा मसला है, आपको पता है कि वो किस फ्रेंचाइज से एसोसिएट है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना है शादाब खान को, और आपको पता है कि जून 2025 में ये अनफिट हुए अगेंस्ट होम सीरीज बांग्लादेश। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर इनको आप टीम में लेकर आए बगैर किसी फिटनेस टेस्ट के, बगैर किसी परफॉर्मेंस के। कि इतनी क्या एसोसिएशन हो गई या मतलब उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी जेडी क्या है, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान को जिताना। या तो वाकई वो इतना समझते हैं क्योंकि उन्होंने शादाब को इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखा है, या तो वाकई वो इतना फर्म बिलीफ है उनका शादाब पे कि वो कहते हैं जी दुनिया को नहीं नजर आता वो जो मुझे नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइक हैसन को ये क्यों करने दिया जा रहा है? मतलब इट्स नॉट एज इफ कि उनको भी चेक नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी उधर भी होनी चाहिए।
हुमा देखिए 3 साल में आपने 4 आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं। भारत में 2023 में ग्रांट ब्रैडबर्न, 2024 अमेरिका वेस्ट इंडीज में कैरी कर्स्टन, 2025 में आकिब जावेद और 2026 में माइक हैसन। ये बड़ा शोर होता है कि जी हम अपने कोचेस को जो है वो फ्री हैंड नहीं देते। तो क्रिकेट बोर्ड ने उनको फ्री हैंड दिया, उनको कहा कि, और क्योंकि माइक हैसन ने जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहिदा किया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी मुझे काम करने से जो है वो आजादी होनी चाहिए, तो क्रिकेट बोर्ड ने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि एक खिलाड़ी के लिए उन्होंने टीम की कश्ती में कितने पै दर पै सुराख कर दिए। उस खिलाड़ी का मवाजना वो कर रहे हैं अबरार से। अबरार अगर आउट कर रहा है तो मैसेज भेजा जा रहा है कि जी अगला ओवर आपने अबरार को नहीं देना, साइम अयूब को देना है, ताकि किसी ना किसी तरह प्रोटेक्ट किया जाए शादाब खान को। कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता याया, मतलब हाउ ये बातें हो रही हैं और होती हैं, ये मतलब उन्होंने पाकिस्तान टीम को जताना है, उनकी शफकत मोहब्बत विद वन खिलाड़ी इतनी ओवरपावरिंग कैसे है कि वो इसे सब फैसले ये जो कैसे हम पूछ रहे हैं ना याया, क्या ये अब वर्ल्ड कप वगैरह सब कुछ, खैर हम तो वैसे ही उससे आउट हो चुके हैं, ये सवालात ये सब कुछ होना है, ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ऑडिटिंग की बात हो रही है, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू प्लेस हियर, ये होना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। होगा? देखिए हुमा, आप कोई चीज होने के बाद ही फैसला करते हैं ना, तो क्रिकेट बोर्ड ने इन सारी चीजों को देखा है, मीडिया में आने के बाद इन सारी चीजों को देखा है, और मैंने आपसे जिस तरह कहा कि व्हाट नेक्स्ट, जिस तरह आपने बताया कि जी खिलाड़ियों को रेप्रिमांड किया जा रहा है, उनके एयर टाइट की जा रही है, लेकिन अब माइक हैसन के लिए भी आपने उनको फ्री हैंड दिया, एशिया कप में वो थे, उसके बाद उन्होंने कहा हारिस रऊफ को। अच्छा यार, यस नो में प्लीज एक जवाब दीजिएगा, ये वो 5 मिलियन वाले जुर्माने की बात दुरुस्त है गलत है? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ना पूछे तो बेहतर है। अच्छा चलो ठीक है, टुमारो विल कंटिन्यू, कल पूछेंगे हम, आप इसका जवाब लेके आना, कल पूछेंगे। थैंक यू, गुड डे याया, ये गुड डे याया। ब्रेक लेनी वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा, गैर कानूनी डंकी लगा के जो यहाँ से लोग जाते थे ना, ज़ाहिर कश्तियों के हादसे कितना हमने देखा है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर मौसर कार्रवाई की और कंसिडरेबली बड़ा एग्रेसिवली कम हुई है हमारे यहाँ से गैर कानूनी तारिकीन वतन, और इसमें पाकिस्तान सराहा भी गया है। आपको पता है कि बहुत रिसेंटली वज़ीर दाखिला का दौरा रोम हुआ, जहाँ इटली, स्पेन, यूनान इंसानों ने बड़ा सराहा। 47% गैर कानूनी इमिग्रेशन कम हुई है, और ऑफ कोर्स जो आप बता रहे थे डंकी लगा के लोग जाते हैं, स्मगलिंग, वो सब कुछ भी कम हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, और ये बड़ी कामयाबी है। और जिन रीजन से सबसे ज़्यादा लोग जाते थे उसमें गुजरावाला भी एक है। मोहम्मद बिन अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं FIA के गुजरावाला रीजन से। शुक्रिया आपका अशरफ साहब। सबसे पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल यही है, बड़े सालों से पूछा जा रहा है, आप जिस रीजन में हैं यहाँ से यूरोप जाने की कोशिश करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा क्यों है, मतलब हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा है, क्यों यहाँ पे पूरे नेटवर्क हैं, उनके गढ़ यहाँ पे हैं, इसको इंसानी स्मगलर्स की जन्नत भी कहा जाता है इस रीजन को? हम जानते हैं कि 60s में जब मंगला डैम बना तो बहुत सारे लोगों को जो इनके फैक्ट्रीज थे वो यूरोप में, प्रिसाइजली UK में शिफ्ट किया गया। अब ये जो रीजन है गुजरात डिस्ट्रिक्ट, वो आपको पता है कि बिल्कुल मुत्तसिल है मीरपुर से, और मंडी बहाउद्दीन भी अप टू 90s जो है वो गुजरात डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था। तो जब बिल्कुल अपने करीब के लोगों को उन्होंने बाहर जाते देखा, और उसके बाद उन बाहर जाने वालों ने इधर बड़े बड़े घर बनाए, आपस में रिश्तेदारियां की, और इस एरिए का प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स अनलाइक साउथ पंजाब बहुत छोटी छोटी थी। तो लोगों को ये नज़र आया कि आसान तरीके से पैसे कमाने का ये सबसे बेहतर ज़रिया है, और उसी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ से इलीगल माइग्रेशंस हुई। और पुराने वक्तों में लैंड रूट्स के ज़रिए ये एक निस्बतन आसान अमल था, ये लोग ईरान, टर्की और फर्दर फिर यूरोप जाते रहे, और उसमें फिर अगर आप इस एरिए के किसी गांव की सड़क पर जाएं तो आपको एक एकड़ में बड़े बड़े उनके घर नज़र आएंगे, जिनमें वो शायद साल में एक ही दफ़ा आते हैं, या वो भी नहीं आते हैं शायद लिटरली। अच्छा, ये बताइए कि ग्रीस में यूनान के करीब कश्तियाँ डूबने के बाद पाकिस्तान में भी सख्त एक्शन ऑब्वियसली शुरू हो गया। पहली मरतबा लगा कि हुकाम जो हैं वो कुछ सीरियसली ले रहे हैं, इस इशू को संजीदा है। तो क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं अब तक, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और क्या ये कह सकते हैं कि इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क की कमर टूट चुकी है, मतलब इतना हमने स्ट्राइड्स लिए हैं इसमें?
जी बिल्कुल, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि बड़ी हद तक जो है वो इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क्स की कमर टूट चुकी है। ऑब्वियसली हमेशा से बेहतरी की गुंजाइश होती है और हमारी एफर्ट्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, लेकिन हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। हमने अपने जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और जो फोरेंसिक्स रीइंफोर्समेंट है वो की है। हमने नेटवर्क डिसरप्शन की है। पिछले साल हमने 1500 से ज़्यादा ह्यूमन स्मगलर्स को जो है वो अरेस्ट किया। उसके बाद हमने रिस्क प्रोफाइलिंग की, हमने रूट मैपिंग की, हमने जो ट्रैवलर्स इस तरह के स्मगलर्स के हाथों शिकार हो जाते हैं उनकी एक प्रोफाइलिंग की और उनके जो ट्रैवल पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज किया। तो जब हमने सिस्टमेटिक ये तरीके से एक जो है वो बहुत ही डायरेक्शनल एक्शन किया तो उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। अच्छा अशरफ साहब, अब पाकिस्तान में होने वाली कोशिशों को दुनिया भी तस्लीम करती नज़र आ रही है, सो क्या हम उम्मीद रखें कि यूरोप या कहीं और जिन्होंने जाना है कानूनी रास्ते मज़ीद आसान होंगे, लीगल तौर पर जो जाना चाहें वो जा सकें? ताकि जी बिल्कुल, जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनका भी हमेशा से आर्गूमेंट भी यही होता है कि जब इलीगल माइग्रेशन कम होगी तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में और हमारे लिए जो लीगलाइज्ड एवेन्यूज़ हैं हमारे नौजवानों के लिए वो मज़ीद खुलेंगे। रिसेंटली आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी मंथ ऑस्ट्रिया का विज़िट किया और वहाँ भी यही बात हुई। कल ही जियो न्यूज़ की अपनी खबर थी कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर एक माइग्रेशन की कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पे जो 6 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया और हमारे फिगर्स जो हैं कि 47% रिडक्शन हुई है इलीगल माइग्रेशंस के तहत, उसको एक्नॉलेज करने के साथ साथ उधर पाकिस्तानियों को नौकरियां देने पे भी बात हुई। और हमारे पास जब लोग भी आते हैं और ये कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं और एजेंट ने हमें लूट लिया, हम भी उनको यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि देखिए जब अवेयरनेस काम भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा काम है जो ये हुआ है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे फिर। वेलकम वेलकम। अच्छा, आज आपकी हमने मुलाकात करानी है विद समबडी वेरी स्पेशल, जो जिनके बड़े ख्वाब थे, एक्चुअली 2 बड़े मेजर ख्वाब थे उनके और फिर कंसिस्टेंटली वो उनको पूरा करती गई। एक तो ख्वाब था उनका स्पेस साइंसेस पढ़ना, यही था ना। दूसरा एस्ट्रोनॉट बनना। दूसरा एस्ट्रोनॉट बनना, बड़ी चीजें थी। अजीम है हमारे साथ जो हार्वर्ड से डिग्री याफ्ता हैं पब्लिक पॉलिसी में, वहाँ पे तदरीस के अमल से भी वाबस्ता रही हैं। ज़ैनब बताइएगा, आप कनाडा की कम उम्र तरीन एस्ट्रोनॉट बनने वाली हैं, कैसे? Assalamualaikum Muhammad and Abdullah. It's nice to be here with you all. मेरी नानी ने मुझे पाला था तो मुझे उर्दू तो आती है, लेकिन मैं आधा अंग्रेजी में बोलूंगी और आधा उर्दू में। It's okay. असल में मेरी ड्रीम जो है ना बचपन से, हाँ जी, स्पेस की थी, टू एक्सप्लोर एंड मुझे साइंस बड़ा पसंद था, लेकिन बड़े होके माई ड्रीम चेंज्ड ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी कैन हेल्प मेक अदर पीपल्स ड्रीम्स कम ट्रू। जिस बच्चे ने एस्ट्रोनॉट बनना है वो बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर कनाडा में पढ़ के मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से आए थे, so we could have those opportunities to get that education, and I did, alhamdulillah. And so my dream has changed to bring that opportunity and bring that education to other people who might want to become an astronaut or a doctor or a scientist or anything like that. ये पढ़ाई वाला पार्ट तो आपने कर लिया, प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी होना है या हो गया, where you can actually go to space? हाँ, वो हो सकता है अगर मैं चाहती हूँ, लेकिन as I said, I think my dream has changed. Space तो I can keep going, I can do the work, and inshallah get there. But I really think my mission, instead of just a space mission, is to get other girls and women and kids, even boys, who want to do कैसे that, आप that they दूसरों have की the जिंदगी में opportunity to do चेंज it. कैसे लाने के लिए आप कोशिश कर रही हैं? I think the most important thing is तालीम and education. आपकी ड्रीम हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो स्कूल जाने का, वो डिग्री लेने का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. And alhamdulillah, because I've got that education, whether that was in the University of Toronto or at Harvard, my mission now is to make sure that we can create those opportunities to build new leaders and open up those opportunities how for are other you kids. trying to do that, achieve that? Are you doing something here in Pakistan back home, या फिर आप वहीं पे बच्चों या के फिर लिए कुछ ज़ैनब कर रही आपका हैं? कोई फोरम है जहां इंटेलिजेंट बच्चे जिनकी आप जैसी ड्रीम्स हो, दे कैन जॉइन दैट, क्या आपने किया इस हवाले से?
हाँ जी, तो 3 चीजें हैं. One is the United Nations Space for Women Network, where we do mentorship with girls specifically whose dream this is. And so folks like us who are in the space can give them access to people in the space and education. दूसरी चीज, it's called Transform Education. वो हम मुल्कों के साथ काम करते हैं that are looking to update their education system to give more opportunity to folks. So the Punjab Ministry of Education, the STEAM Education Unit, we worked with them through Harvard. So we're doing both the personal level, one-on-one with these kids, and then the systematic level to make sure the education system can prepare kids to fulfill their dream. जबरदस्त, बहुत आला. और आप हार्वर्ड में पढ़ा भी रही हैं, is that right? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, मतलब अपनी ड्रीम्स भी आपने अचीव की, फिर आपका फोकस भी चेंज होता रहा और वो चीज़ें भी आपने अचीव की. तो दैट इज़ वेरी नाइस. यू आर अ वेरी गुड रोल मॉडल. आपका ज़ैनब, बहुत शुक्रिया. कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह. बी देयर.